आज का जो यूनिट है वो है मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल मतलब मदर। ठीक है, मदर कौन सी वाली? प्रेग्नेंट मदर। जब मदर प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए डाइट भी जाहिर है स्पेशल डाइट होती है। ठीक है, उसमें डाइट में हमने क्या क्या देखना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ फिर जो मदर होती है प्रेग्नेंट, जब वो उसका खुद के लिए डाइट तो जरूरी होती है उसके लिए, उसके जो बेबी जो है कंसीव्ड, उसके लिए भी जरूरी है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में डाइट क्या होती है, प्री प्रेगनेंसी डाइट क्या होती है, प्रेगनेंसी अगर एडोलेसेंट एज में हो तो क्या होती है, जो प्रेगनेंसी के जो न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उसमें डायबिटीज हो जाए, ठीक है, तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वुमेन में कितनी है, वगैरह वगैरह, इसको हम थोड़ा कवर करेंगे। तो जब उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी में जो डाइट हमें लेनी चाहिए, कैलोरीज वो कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती, पर थ्री जो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होती है उसमें क्या होता है, पहले आप समझिए ट्राइमेस्टर क्या होता है। ट्राइमेस्टर मतलब जो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है। तो 9 मंथ को उन्हें तीन डिवाइड किया है, तो 3 3 मंथ। जो पहला जो 3 मंथ उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो दूसरा जो दूसरे जो 3 मंथ होते हैं उसको बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। और जो तीसरे 3 महीने जो होते हैं उसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले में इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, पर दूसरे में कंपेरेटिवली कहते हैं ज्यादा इसमें एनर्जी जरूरत होती है। अप्रोक्सीमेटली जो हम डेली एवरेज ले रहे होते हैं उससे 340 किलो कैलोरीज पर डे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और थर्ड जो है ट्राइमेस्टर में वो और बढ़ जाती है, 400 मतलब 450 से 500 तक इतनी कैलोरीज लेनी पड़ती है। अगर हम इसमें जिसमें जो प्रोटीन का बहुत ज्यादा अच्छा मिकदार होना चाहिए, जो कि तकरीबन अगर प्रोटीन जो है वो आप 46 ग्राम पर डे से लेकर 71 मतलब 75 ग्राम तक पर डे तक आप लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जब प्रोटीन प्रोटीन है तो बच्चे की डेवलपमेंट में प्रोटीन का बड़ा रोल होता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें वाइटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रेग्नेंट जो फीमेल जो जिनको रिस्क होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हम पहले उसका देंगे फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आयरन के साथ साथ मसल्स की डेवलपमेंट भी करवाता है। ठीक है। दूसरा आयरन जो कि आपका ब्लड बनाएगा। तीसरा जो है उसमें ये कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। तो ये तीन डेफिशिएंसी प्राइमरी होती है। तो हमारा जो इस पे ज्यादा फोकस होगा तीन चीजों पे, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, इस पे ज्यादा फोकस होगा। ये रिसर्च कहती है ये तीन चीजें ये कॉमन होती है डेफ। ठीक है। तो आपने इसमें इस ये चीज अगर आप देंगे तो जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अगर प्रेगनेंसी में जो अगर रिकमेंडेशंस होती है वो क्या होती है, जो नॉर्मली आयरन जो है आपने लेना चाहिए उससे 5 मिलीग्राम जो है पर डे इंक्रीज करना है आयरन। फोलेट कितना करना है, 0.6 मिलीग्राम पर डे। कैल्शियम पूरा 1 ग्राम। ठीक है, 1000 mg मतलब 1 ग्राम आपने इंक्रीज करना है। मैग्नीशियम आप 360 मिलीग्राम पर डे को इंक्रीज करेंगे। विटामिन सी जो है आप इंक्रीज करेंगे 85 मिलीग्राम पर डे। तो ये सारे आप अगर आपने इसको कवर अप करना है तो आपने ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपने ये इतने इंक्रीज करने हैं जो नॉर्मली आप डाइट ले रही होती है। जब प्रेग्नेंट बंदा कोई हो जाए तो बंदी हो जाए तो फिर ये आपने जो है लाजमी इंक्रीज करवानी है। ठीक है बेटा। कैल्शियम रिक्वायरमेंट जब हम बात करेंगे पहले, तो डेली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 1300 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितनी इंक्री कैल्शियम का बोला है, 1 ग्राम, मतलब पूरे हम जो इंक्रीज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, कुल मिलाकर 2300 हो जाएगी। कितनी, 2300। और जो है यहाँ पे जो हम बात करें ये जो अडल्ट हैं या प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर, मतलब जो नर्सिंग मदर जो दूध पिलाती है बच्चों को उसको लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, तो उनको मैं इतनी इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में और मजीद इंक्रीज हो जानी चाहिए। और इसके साथ अब ये देते कैसे हैं, ये सप्लीमेंटेशन में देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, जो हाइपरटेंशन जो होता है आखिरी जो ट्राइमेस्टर में, ठीक है, वो नहीं होगा। हाइपरटेंशन के लिए आप कुछ टर्म्स में लिख देता हूँ चेट बॉक्स में, वो आप पढ़ लेना। उनको उसकी वजह से कुछ डिजीज होती है उसको बोलते हैं इक्लेम्सिया,
एक लैम्पसिया, ठीक है, एक ये होती है, एक होती है प्री इक लैम्पसिया। ठीक है बेटा, ये दो डिजीज होती हैं कॉमन, प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने चेक बॉक्स में लिख दिया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये, इसमें अब अगर आप कह रहे हैं कि मैं हमें नहीं, सप्लीमेंटेशन डाइट नहीं लेनी, तो आप क्या करेंगे, डाइट लेंगे। डाइट में किस किस में होता है ये कैल्शियम? मिल्क में, योगर्ट में, चीज में, और ऑरेंज जूस में भी होता है। ऑरेंज जूस जो फोर्टिफाइड होता है उसमें से तकरीबन एक अगर कप पियेंगे तो 300 ग्राम, जो 300 मिलीग्राम जो होता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद फोलेट की बात करें, फोलेट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो फोलेट जो है तकरीबन आपने देना है, तकरीबन जो है 600 माइक्रोग्राम प्रेगनेंसी देना है, या 500, अगर प्रेग्नेंट अगर मदर है तो उसमें आपने 500 मिलीग्राम पर देना है। ठीक है, अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको इतने ये लेने चाहिए, ठीक है। तो ये आयरन के जो है ये आपने लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं ले रहे, आप इसकी जो है क्या कहते हैं, सप्लीमेंट नहीं ले रहे, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप डाइट में जो है, डाइट में जैसे हम कहते हैं कि बीन्स होने चाहिए आपकी डाइट में, ठीक है बेटा। बीन के बाद पीज होने चाहिए, पीस के बाद जो है ऑरेंज जूस या ग्रीन लेफी वेजिटेबल या 45 सीरियल्स वगैरह। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ पे? आवाज का इशू हो। अच्छा, ये चीजें हैं जो आप नेचुरल इसमें ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आयरन क्या करना है आपने, आयरन जो है, आयरन आपका बहुत जरूरी है क्योंकि आपके ब्लड का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आयरन के साथ आपके थायराइड हार्मोन भी बनते हैं, वो सॉरी, जो है उसमें तो आयोडीन होता है, पर आयरन भी उसका उससे लिंक है, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये आपने 20 से 30% बढ़ा देना है, ताकि, क्योंकि ब्लड जो है वॉल्यूम इसमें बढ़ता है, ब्लड की जरूरत बढ़ती है, तो इसमें आपने ये लाजमी देना है। आयरन जो है आपकी 0.8 मिलीग्राम टू लेकर 1 मिलीग्राम पर डे आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 से 5 मिलीग्राम, ठीक है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में उसमें 6 से 10 मिलीग्राम पर, जो लास्ट ट्राइमेस्टर उसमें लेना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, आपने ये नहीं लिया, तो बच्चा जो है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और बच्चा जल्दी पैदा होगा जिसको प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं, और जो बच्चा पैदा होगा वो उसका वेट बहुत ही कम होगा, मतलब 2 किलो से भी वेट कम होगा बेचारे का, ठीक है बेटा। अब न्यूट्रिशन जो है, ये आपने उसमें क्या क्या देना है वगैरह, ठीक है। तो लैक्टेटिंग मदर न्यूट्रिशन है, तो उसमें क्या क्या देना है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमने पहले पढ़ दिया था। ये कैलकुलेट किया गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती हैं उनके लिए एनर्जी जो है इतनी कैलोरी एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो 6 to 5 650 किलो कैलोरी जो है कॉस्ट होती है, तो आपने जाहिर है ये अगर कॉस्ट होगी तो आपने उतनी देनी भी है। कुछ आपकी ये जो है आपको अपने जो फैट स्टोर हुआ होता है बॉडी में उससे भी मिल जाती है, पर अगर उससे नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इसको कंज्यूम करना है, ठीक है। कंज्यूम तो तकरीबन आपने 500 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करना है। अगर अगर मिल्क ठीक है, बच्चा सही मिल्क पी रहा है, तो आपने 750 मिल्क पर जो है मिल्क आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने मजीद डोज को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि आपको, आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके पास ये पेशेंट भी आएंगे, ठीक है। आप गायनी में काम करेंगे या ऑब्स्टेट्रिक वार्ड में काम करेंगे, तो ये आपको पेशेंट पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो आप साइंटिफिकली जब रीजन के साथ बताएंगे तो दे फील हेल्पफुल। तो इसमें आपने एनर्जी भी आपने ज्यादा जो है ऑप्टेन होती है, तो आपने कंज्यूम कैसे होती है वो, जो है आपके मिल्क प्रोडक्शन से वगैरह उससे कंज्यूम हो जाती है।
तो इसके साथ आपने मिनरल्स जो है वो भी साथ लेने, मिनरल ताकि सही उनकी एब्जॉर्प्शन हो विटामिन के साथ। तो कैल्शियम की जो है जो रिक्वायरमेंट इस जो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने पढ़ा था वो बहुत बढ़ जाती है। वो इसीलिए कि एक तो ब्लड प्रेशर, दूसरा लैक्टेशन का ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है बेटा। लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन, सही, जिसमें न्यूट्रिशन में हमने ज्यादा फोकस हमारा कैल्शियम पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या एडवांटेज है, मैं ब्रेस्ट फीडिंग की एडवांटेज मैंने सारी बता दी थी, दोबारा हम बता देती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी 6 मंथ इसीलिए जरूरी है कि जो है बच्चा माँ के साथ उसकी कनेक्शन होती है, अटैचमेंट होती है। दूसरा, जो मदर की जो स्पेशल जो पहला जो डाइट फूड होता है वो कंप्लीट हेल्दी फूड है और हेल्दी डाइट है, उसमें कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, उसमें सम एंटीजन सम एंटीबॉडी सब जो है इम्यूनोग्लोबिन सब होती हैं, जिसको पेशेंट को जो बच्चे को फायदा होता है। और इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है। और इसमें क्या है कि इससे जो मेजर फायदा ये है कि इसके ये एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। जब एक प्रेग्नेंट फीमेल है, सॉरी, जो एक प्रेग्नेंट लेडी जैसे ही बेबी डिलीवर किया है, अगर उसको मिल्क जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराएगी तो उसको जो जल्दी डिलीवरी दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये फायदा है, नेचुरली फायदा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं आपके न्यूट्रिशन, अगर आप डाइट अच्छी रखेंगे तो डेवलपमेंटल कंसिस्टेंसी सही होगी, ठीक है। जो बच्चा जो डेवलप हो रहा होगा उसकी डेवलपमेंट सही होगी, उसकी एज सही होगी, उसकी प्रॉपर बॉडी मेटाबॉलिज्म होगी, ये दोनों के लिए। तो इन्फेंट की जब हमने बात की थी तो वो बर्थ टू 1 ईयर, टोडलर की बात हमने की थी 2 to 5 years, स्कूल एज उसके बाद और टीन एज उसके बाद। तो ये उसके लिए उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी जब आपने मदर फीड प्रॉपर करवाया है तो, और उसकी न्यूट्रिशन आपने पूरी रखी है ध्यान तो। एडोलेसेंस की हमने बात की थी इसके बाद कि ये तो हमने बात कर ली कि इन्फेंट की बात कर ली, हम एडोलेसेंस की बात अगर करेंगे जिसमें क्या होता है कि इस पीरियड में जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है इसमें भी रैपिड होती है, पर इसमें फिजिकल के साथ दूसरी ग्रोथ भी होती है। हमने उसमें ज्यादा फोकस किया था फिजिकल, इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल भी हो रही है, इमोशनल भी हो रही है और सोशल भी हो रही है। क्योंकि जब वो बाहर जाता है इस एज में, खेलता है कूदता है, तो उसकी इमोशनल रेस्पॉन्सेस भी सीखता है, सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स भी सीखता है, किस तरह से बच्चों से मिलना है, किस तरह से बड़ों से मिलना है, ठीक है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बिहेव करना है। दूसरा, इसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन भी हो रही है, क्योंकि इसके बाद जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं। तो उनको कैसे किस तरह से हाइड करना है, किस तरह से उनको जो है रेस्पॉन्स करना है, किस जो सेक्सुअल एनवायरनमेंट में किस तरह से एनवायरनमेंट में बिहेव करना है, ये सारा। तो ये सारी ये ग्रोथ हो रही होती है और ये बहुत ही रैपिड हो रही होती है। और हमने जो पढ़ा था फिजिकल जो ग्रोथ रैपिड होती है वो फर्स्ट ईयर में होती है। इसमें साइकोलॉजिकल ग्रोथ के साथ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, सोशल प्रेशर भी बढ़ते रहते हैं। जो इस एज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो काफी मतलब खराब होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सारे अभी इसको समझ में नहीं आ पाते। अगर इसको यहाँ पे अगर सही ट्रेनिंग नहीं करवाएगी सेक्सुअल मैच्योरेशन की, या उसको इमोशनल थॉट्स की, या सोशल को, तो फिर वो आगे फ्यूचर में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें फिर वो उनकी फैट डिपॉजिट भी होती है, ठीक है। मेल्स मेल्स में जो है जो मसल्स मास इंक्रीज होता है, लीन बॉडी मास बढ़ता है और बोन्स भी एक्सटेंड होती है। तो ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंट वाला, ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। उसमें किस तरह से संभालना है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, ये फैमिली की ड्यूटी है कि उनकी ग्रोथ को उनको कैसे बताया कि आपको जो चेंजेस आ रही है ये नॉर्मल है, और किस तरह से आपने कैसे बिहेव करना है। फौरन डेवलप हो रही होती है इसमें। आप फिर इसके साथ आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है आस्ता आस्ता आस्ता। पहले आपको बोलते हैं कि टेबल याद करो, फिर आपको बोलते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह ये सारा। तो ये आस्ते आस्ते आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बाकायदा इंक्रीज हो रही होती है। अब एडोलेसेंट में इश्यूज कौन कौन से होते हैं, एडोलेसेंस में इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं जो, क्योंकि हमने जैसे ही पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हो रही होती है, तो
अगर इन चीजों का आपने सही ध्यान नहीं रखा तो डिसेप्शन आएगा। क्या आएगा? क्योंकि बैलेंस खराब हो जाएगा। जब बैलेंस खराब हो जाएगा तो दायरा प्रॉब्लम आएंगे। वो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? मोटापा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आर्टिस में जो जो फैट डिपॉजिट हो सकता है। हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, फीमेल में स्पेशली, क्योंकि वो खाना नहीं पसंद करेंगी। उसके बाद बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है, वो बहुत ही ज्यादा खाएंगे, मोटा मोटा हो जाएंगे। तो ये अगर आपने ये यहाँ पे इस एज में आपने इसको बैलेंस नहीं रखा तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे डाइटरी और एक्सरसाइज की हैबिट्स हमने सिखानी है बच्चों को, ताकि वो मजीद जो है हेल्थ को इम्प्रूव करें। और उनको ये सिखाएंगे कि हेल्थ जो है किस तरह से इनहांस करना है। ठीक है। और हेल्थ किस तरह से खराब होती है, आपने इस पीरियड में बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देनी होती है। डाइटरी में आपने ये बताना है कि आपने किस तरह से कब क्या खाना है और क्यों खाना है और क्यों जरूरी है। साइंटिफिक रीजन देंगे कि आप अगर इस एज में मिल्क पियेंगे तो क्यों पियेंगे, मिल्क क्यों जरूरी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। तो एडोलेसेंट्स में ये इश्यूज आते हैं, ये फैमिली का काम है। ठीक है, ये समझाना। तो ज़ाहिर है जब हम बड़े होते हैं तो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही होती है। ठीक है। क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही होती है, वो डेवलपमेंट हो रही है। तो इसमें हमारे बॉडी फैट की जो रिक्वायरमेंट होती है इस एज में डबल हो जाती है, स्पेशली किसमें? फीमेल में। वो क्यों? फीमेल में फैट डबल क्यों होता है बेटा? चेट बॉक्स में बताओ मुझे। बेटा DRI का मतलब है डाइटरी रेफरेंस इनटेक, कि आपने कितना लेना है। एक रेफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं डाइटरी रेफरेंस इनटेक। ठीक है बेटा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही होती है बेटा, उसमें टिश्यूज के साथ फैटी फैटी पेड होते हैं। फैटी उनके पीछे एडिपोज टिश्यू होता है, पर प्रोटीन भी तो होती है ना। दूसरा बताएं। जो हार्मोन्स होते हैं तकरीबन आपके, ठीक है, वो स्टेरॉइड्स को होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होता है बेटा? फैटी अल्कोहल इसका बना होता है ना, तो इस वजह से रिप्रोडक्ट हार्मोन स्पेशली। ठीक है बेटा। हार्मोन की वजह से हम फैट इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आ जाए तो कितना होता है? फैट कंटेंट डबल होता है। ठीक है। स्पेशली किसमें? फीमेल में। कितना? 10 to 20%। इसमें अडल्ट की ईटिंग हमारी हैबिट्स भी अलग तरह से हो जाती हैं। 12% हम जो है तकरीबन 12 से 17 तक ओवरवेट भी चांसेस बढ़ जाते हैं। 60% गर्ल्स में, 20% बॉयज में। ये यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि वेट हमारा कम हो। फीमेल यहाँ पे ज्यादा कोशिश करती है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? जब 60% ये बच्चियां सोचती हैं कि हमारा वेट कम हो, वेट बढ़ रहा है, फेट बढ़ रहा है, तो फिर वो खाना कम खाती हैं। खाना कम खाने की वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये फीमेल में होती है। मोटे होने से डरने की वजह से वो क्या करती है? खाना कम खाती है। तो क्योंकि उनके चांसेस है कि 60% वेट उनका इंक्रीज होता है इस एज में। ठीक है बेटा। अगर हम एडोलेसेंट में हम देखें कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ये है रिक्वायरमेंट। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन C, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और फाइबर। तो विटामिन ए लिवर, टोमेटोज, विंटर स्क्वैश, कैंटेलोप, कैरेट्स, स्पिनच, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो में होता है। विटामिन B जो है 6 किस में होता है? लिवर, सोयाबीन, बनाना, मीट, फिश, बीन्स, नट्स, होल ग्रेन्स में। विटामिन E किस में होता है? ऑयल्स, स्पेशली व्हीट, व्हीट जर्मिनेशन, सनफ्लावर, सेफ्लावर, कॉर्नफ्लावर, इसमें से ये विटामिन E होता है। आलमंड्स में, पीनट्स में, इसमें भी होता है। विटामिन D सनलाइट, फोर्टिफाइड मिल्क। विटामिन C पेपर्स, ब्रोकोली, सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, मेलन्स, टोमेटोज,
कैबेज, ग्रीन leafy vegetable, papaya, winter squash. Folic acid, brewer's yeast, liver, green leafy vegetables, beans, asparagus, ऑरेंज जूस। और आयरन होता है ऑर्गन मीट में, फिश में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, नट्स में। आयरन 45 सीरियल्स, रेजिन्स, किशमिश, ठीक है, उसमें होता है। कैल्शियम, डाइट डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है उसमें, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में, सार्डिन्स और सैल्मन, ये दोनों फिश के टाइप है। सार्डिन्स, सैल्मन दोनों फिश हैं, ठीक है बेटा। जिंक जो है वो होता है रेड मीट में, ऑर्गन मीट में, ऑयस्टर्स में, कार्ब मीट में, बीन्स में और होल ग्रेन्स। मैग्नीशियम होल सीड्स में, नट्स में, लेग्यूम्स में, ग्रेन्स में। और फाइबर पीज में, बीन्स में, होल ग्रेन्स में, स्वीट पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल। तो ये आपने इसे, ये जब आप इंक्रीज करवाएंगे हेल्दी डाइट तो उनकी न्यूट्रिशन सही होगी, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो वो जो जो हमने डिजीज पड़ी है उससे बच सकेंगे। न्यूट्रिशन नीड जो है हमारी स्पेशली प्रोटीन जो है, कैल्शियम आयरन की जरूरी इसलिए होती है कि ये बच्चे जो होते हैं वेट कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि वो वेट चाहते हैं कि हमारा इतना ज्यादा ना हो। जो बॉयज चाहते हैं कि हमारी बॉडी बिल्ड हो, और फीमेल जो होती है कहती है कि हम ज्यादा मोटा ना दिखें। तो कुछ एक ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाती है। जब ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाती है तो फिर अगर जो बहुत ज्यादा अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाए फीमेल में, तो उसमें बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। फिर उनका वेट बनता ही नहीं है, फिर बहुत कोशिश करती है तो वेट नहीं बनता, मसल उनका वेस्ट हो जाता है। या मसल की स्पेस गलत है, पर मसल वेस्टिंग मतलब मसल्स कम हो जाना, तो ये डेंजरस होता है। मसल वेस्ट माना प्रोटीन वेस्ट हो जाना। और उसके बाद सेक्सुअल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होती, ना सही मेंसेस होती, ना ही आर्गन प्रॉपर बनते हैं ये वगैरह। इसमें फिर वो उनको खाना पसंद मतलब खा ही नहीं सकते, क्योंकि ये बीमारी हो जाती है एनोरेक्सिया नर्वोस। और कभी कभी उनकी बिजियर ईटिंग हैबिट्स, बिजियर मतलब सही ना हो, नॉर्मल ना हो। बुलेमिया फिर वो एक खतरनाक वो है जिसमें बहुत ज्यादा खाते हैं, बुलेमिया, जिसको दूसरा में टर्म बोलते हैं बेटा, बुलेमिया। बुलेमिया को दूसरा बोलते हैं बुलेमिया नर्वोसा। इसको दूसरा बोलते हैं बिंज। ठीक है बेटा, ये आप पढ़ लेना टर्म, बिंज मैंने लिखा है। फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है बेटा, जो मार्केट में मिलता है। तो बिंज वाले ज्यादा खाते हैं, तो भाई इतना खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो उसमें ये है। अब उसको खाने कम करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वोमिटिंग या डायलिटिक्स ऐसी चीजें लेते हैं ताकि वो सही किया जाए। तो ये बहुत थोड़े मसले होते हैं, ये समझना आपके लिए जरूरी है। बुलेमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये दो, ठीक है बेटा, ईटिंग डिसऑर्डर है ये। अगर टीनेज में प्रेगनेंसी हो जाए तो दोनों के लिए रिस्क है। टीनेज में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो मदर जो जो प्रेग्नेंट हुई उसके लिए भी खतरा है, जो चाइल्ड आने वाला है उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि न्यूट्रिशन रिस्क होते हैं, क्योंकि टीनेज में अभी प्रॉपर ये एडल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इसमें बहुत ही कम पूरी होती हैं। जब कम पूरी होती हैं तो फिर क्या होगा, जो बेबी आने वाला है वो बहुत ही पुअर होगा, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी, प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फीमेल जो है 11 ईयर्स के जो एडोलेसेंस में फेट जो है ज्यादा परसेंट होता है बॉडी में, ठीक है। और वेट इंक्रीज होता है 35 पाउंड। कितना? 35 पाउंड। मेल में ये जो एज होती है वो 12 से 13 होती है। इसका जो मसल्स, लीन मसल्स मास बढ़ता है, इसका फेट नहीं बढ़ता है, इसका मसल्स मास बढ़ता है, ठीक है। और इनका जो वेट गेन होता है वो कितना, 45 पाउंड। एडोलेसेंट में इनका 35, समझाई। तो लीन मसल मास की वजह से इसका वेट जो है ज्यादा होता है, इनमें इनका फेट की वजह से 35 होता है, ठीक है बेटा, मेल और फीमेल का फर्क। कितनी कैलोरीज? 4000 कैलोरीज मेल्स में, ठीक है, तो वही अच्छा लीन मसल मास बनेगा, ठीक है। और फीमेल में इससे कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बॉडी फेट ज्यादा होती है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। बच्चे जो है मेल जो रहती है इस एज में खेलने जाते हैं, कूदते वगैरह काम करते हैं, तो फिर ये होता है उसमें ज्यादा जरूरत होती है, फीमेल की इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है।
आयरन नीड्स जाहिर है इसमें इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्लड जो है बढ़ रहा होता है फीमेल में। क्यों? क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। वो मेल में क्यों? मेल में मसल मास बढ़ जाता है, इस वजह से आयरन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। कैल्शियम की क्यों होती है? क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है बोन की इसमें। ठीक है। और कैल्शियम की क्यों? क्योंकि आपकी जो इस एज में जो बोन मास बढ़ता रहता है, इस वजह से ये बहुत जरूरी है। आयरन कैल्शियम, ये ध्यान रखना है आपको। प्रेगनेंसी में वेट गेन क्यों होता है और कितना होना चाहिए? ठीक है। 1 पाउंड पर मंथ। तो 9 मंथ में कितना बढ़ना चाहिए? 9 मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ में जो है, जो आपके मतलब 3 पाउंड बढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद और बढ़ना चाहिए, तो एक अप्रोक्सीमेटली जो आपका अभी वेट, फॉर एग्जाम्पल आपका जो आप हैं, सपोज करो 100 पाउंड के। तो आप जब प्रेग्नेंट हो तो 25 to 35 तक इतना ये होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी प्रॉपर नॉर्मल नहीं होगी। तो ये वेट गेन एक्सपेक्टेड है, इतना होना चाहिए। अब इससे इसमें जब वेट गेन में एक और चीज देखते हैं, इसकी डायबिटीज का नाम है, मैं लिख देता हूँ, उस डायबिटीज को बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। मैंने शायद पढ़ाया था आपको। गेस्टेशनल डायबिटीज पढ़ाया था बेटा आप? जब प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, क्योंकि ये ज्यादा खा लेती हैं, बहुत ज्यादा खाती हैं, कि जल्दी अच्छी अच्छी प्रेगनेंसी हो, हेल्दी बेबी आए मेरा। तो ज्यादा खाने की वजह से फिर वो आगे जाके ज्यादा ग्लूकोज खाती हैं, तो फिर क्या होता है, ये गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। तो ये नहीं होना चाहिए, उसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर क्या है? एडोलेसेंट में अगर होगी तो आपको पता है पहले ही रिस्क फैक्टर है, अभी एडल्ट नहीं हुआ। तो उसमें काफी रिलेशनशिप मतलब कॉम्प्लेक्स इशू हो सकते हैं, जैसे इमोशनल, सोशल जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि ये अभी एडोलेसेंट है, कमा नहीं रहा, तो इमोशन तो प्रॉब्लम होंगे होंगे, क्योंकि अभी इमोशनल ये डेवलप नहीं हुआ। इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि इस एज में कौन पैसे देगा वगैरह वगैरह। तो इस ये सारे फैक्टर होने की वजह से, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर होने की वजह से उसकी डाइटरी इंटेक भी सही नहीं होगी। जाहिर है पैसा नहीं होगा, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी, या खुद इमोशनल सही नहीं होगा, तो डाइटरी इंटेक नहीं होगा। जब डाइटरी इंटेक प्रॉपर नहीं होगा तो जाहिर है चांसेस है कि जो आने वाला जो बेबी है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका रोल है कि आपने गाइड करना है, किस तरह से गाइड करना है। अगर बार बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है बार बार, तो भी खतरा है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी अभी हुई सेट, एक प्रेगनेंसी अभी हुई है, उसके बाद दूसरा बेबी आ गया, तो जाहिर है अभी मदर की वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई, तो दूसरा आएगा तो फिर जाहिर है, और उसमें जो दूसरा आएगा उसमें उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है। तीसरा रीजन क्या है? अगर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री प्रॉपर सही नहीं है, मिसाल के तौर पे उसने पुअर जो वेट गेन सही प्रॉपर नहीं किया, और उसको जब प्रेगनेंसी हुई तो उसको हाइपरटेंशन हुआ, जिसको बोलते हैं पीएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एक्लेम्सिया, प्रेक्लेम्सिया, उसमें हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है। और स्टिल बर्थ के चांसेस हैं कि प्रॉपर जो है बेबी की जो है बर्थ नहीं हुई। ठीक है। बेबी जो है प्रीटर्म बेबी आया, प्रीमेच्योर बेबी आया, या उस प्रेगनेंसी में उसको इन्फेक्शन हो गए, तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं ये लिंक करते हैं पुअरली नरिश पास्ट में, मतलब उसने जो डाइट उसकी थी वो सही नहीं थी। तो ये जो वुमेन होती हैं, इनके लिए जो बेहतर ये है कि उसको अच्छी गाइडेंस हो, न्यूट्रिशनल गाइडेंस। तो अप्लाई न्यूट्रिशन में आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपने जितनी न्यूट्रिशन से पढ़ी है वो सबके लिए अप्लाई करें। फिर वो चाइल्ड हो, प्रेग्नेंट फीमेल हो, प्रेग्नेंट के कोई भी हो, या जो एडोलेसेंट हो, अगर वो प्यूबर्टी एज में हो, तो ये सब आपकी आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त कौन सी डाइट क्या लेनी चाहिए, कैसे। दिस इज योर ड्यूटी। चौथा जो रीजन है इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, अगर गरीब है तो प्रेगनेंसी ज्यादा हो रही है, तो जाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा प्रॉपर फूड। जब प्रॉपर फूड अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो प्रेगनेंसी भी जो होंगे तो प्रॉब्लम होगा, बच्चा बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। जब प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो उसको बोलेंगे स्टंट ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ। ठीक है, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, बच्चा सही ग्रो नहीं होगा तो उसको स्टंट ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है। तो जब स्टंट ग्रोथ होगी,
स्टंट ग्रोथ होगी तो उसके इकोनॉमिकल डेप्रिवेशन क्यों आएंगे? वो बच्चा जो पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अगर थर पार्कर में अगर 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 की पॉपुलेशन में अगर बच्चे 50 जो हैं स्टंट पैदा होते हैं, तो मुझे बताओ उस पे खर्चा कितना आएगा? पाकिस्तान का खर्चा कितना आएगा? पाकिस्तान खर्चा आएगा। वो जब वो बेचा बच्चा जो पैदा होके बड़ा होगा, क्या वो नॉर्मली ह्यूमन के साथ कॉम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आगे फिर मसला होता है। इस वजह से बार बार बोला जाता है कि मदर की डाइट अच्छी करो। और जैसे हमने कल पढ़ा था RUTF वाली डाइट, RUTF, वो भी पढ़ाया था। वो इसीलिए बच्चों को देते हैं ताकि वो बेचारा स्टैंड ग्रोथ में ना जाए। ये पाकिस्तान पे बर्डन है, दुनिया पे बर्डन है। इसको समझने के लिए फिलोसफी चाहिए। पांचवा जो रीजन है, बिजेयर फूड पैटर्न, मतलब लोग जो कहता है ठीक है वो खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाना चाहिए। बिजेयर मतलब जो साइंटिफिकली प्रूव ना हो। अगर ऐसा कोई पैटर्न फॉलो करता है तो वो भी डेंजरस है, क्योंकि वो न्यूट्रिशनली सही नहीं होता। जब साइंटिफिकली आप रेशनल के साथ यूज करोगे तो वो सही होगा, उसका फायदा भी होगा। जो मेजर जो है रीजन है छठा, वो है वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में आपको पता है कि रिच प्रोटीन नहीं होती, फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं होती, विटामिन B12 नहीं होता। तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए आपने न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन। आप अगर वो मीट प्रोडक्ट्स नहीं खा रही तो आपने डाइट में वो सारी चीजें देनी है, ताकि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है वो सही हो। ये आपका काम है वेजिटेरियन डाइट वालों का। फिर फिर रीजन ये है कि स्मोकिंग या ड्रग एडिक्ट अगर पार्टनर है, ठीक है, तो भी मसला हो सकता है। अगर वो अल्कोहल, ये पाकिस्तान से नहीं है, पर आपको पता है पाकिस्तान में कुछ लेडीज स्मोक करते हैं, कुछ करती हैं, कुछ ड्रग एडिक्शंस भी हैं, कुछ अल्कोहलिज्म कम है, बड़े शहरों में है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पर ये चीजें हैं, पर आपको पता होना चाहिए। ये भी क्या करती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम करवाएंगी। जब फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम करवाएंगी तो ये प्रेगनेंट्स जो हैं लेडी, तो आपको पता है मेजर अगर प्रॉब्लम हुए तो बच्चा जो अंदर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसको प्रॉब्लम जब होगा तो प्रॉपर डाइट नहीं होगी। जब प्रॉपर डाइट नहीं होगी तो जाहिर है बच्चे का बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है कुछ? और अगर कोई क्रॉनिक सिस्टमेटिक डिजीज है और उसमें अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो और मसला हो जाता है, क्योंकि उस डिजीज की उसमें उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, एक टीबी की पेशेंट है, टीबी की पेशेंट अगर प्रेग्नेंट होती है तो टीबी की मेडिसिन बहुत खतरनाक होती है। तो उसमें अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत डेंजरस है। तो उसको तो बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आप ऐसी, या अगर एक पेशेंट है एपिलेप्टी वाली पेशेंट है, अगर उसको फिट्स आते हैं, फिट्स में कुछ ऐसी मेडिसिन लगती है तो वो बेबी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये तो आपने गाइड करना होता है, ये दैट इज द ड्यूटी। और इसके बाद जो है आपने, अब इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज कैसे करेंगे? प्री प्रेग्नेंट वेट आपने देखना है कि वेट कितना है, और हमने ऊपर पढ़ लिया है कि आपने वेट कितना इंक्रीज करवाना है। ये बहुत जरूरी है ताकि आप उस रिस्क से बच सकें। इसकी वजह से क्या क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों में हो सकता है और मदर में। बच्चों में कितना परसेंट है? 33% अगर हो, सीवियर खतरनाक है। मदर में 23% अगर हो तो उसको इतने चांसेस हैं। ये आपने समझ, ये एनीमिया के टाइप से। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन होती है हमारे इस पॉपुलेशन में, इसीलिए फोलिक एसिड देते रहते हैं। पाकिस्तान में ये क्या इशू चल रहा है आजकल, लो बर्थ बेबीज जो पैदा हो रहे हैं, तकरीबन जो बच्चे 100 में से 25 से 30 LBW होते हैं। इसको बोलते हैं LBW, LBW। 100 बच्चों में से 25 से 30 बच्चे LBW पैदा होते हैं। 100 में से 50 से 58 जो बच्चे जो प्रेगनेंट मदर होती हैं, ठीक है, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की होती है। गर्ल्स जो पैदा होती हैं वो 60 से 70 जो, ठीक है। वो बाकी जो चिल्ड्रन अगर जनरल हम देखें वो 40 से 50 जो होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर करते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो टोटल जो पूरी डिसऑर्डर अगर हम बात करें जो बच्चों की, उसमें 3% उसका रोल है। विटामिन A की डेफिशिएंसी का 1% रोल है। तो आपने देखा होगा कि वो फोलिक एसिड के ड्रॉप्स भी देते हैं डॉक्टर, विटामिन A के AMX ड्रॉप भी देते हैं, और विटामिन D के ड्रॉप्स भी देते हैं अगर आपने देखे हैं तो। उसके साथ आयरन भी देते हैं। तो ये हाँ आज हमारा टॉपिक था कि प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है ये वगैरह। आपके अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मुझे आप जो है
व्हाट्सएप पे सवाल करें।